नोटबंदी वाले बिहार में मधेपुरा से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सरकार के दावों और पुलिस की सख्ती के बाद भी जिले में शराब धड़ल्ले से बिक रही है। सोशल मीडिया पर 9 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग खुले में बैठकर कच्ची और महुआ शराब पीते दिख रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति बिना किसी डर के उन्हें शराब परोसता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ये स्थान उदा किशुनगंज के बुधमा पुलिस कैंप से करीब 1 किलोमीटर दूर खाड़ा पंचायत के पंचायत सरकार भवन के पास का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से शराब परोसी और पी जा रही है उससे प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उस स्थान को चिन्हित कर लिया गया है। जो लोग बेच रहे हैं, जो भी उस कार में जो लोग भी संलिप्त है उसको जो है एक एक करके सबको चिन्हित करते हुए, चिन्हित तो कर ही लिया गया है, एक एक करके सलाखों के पीछे बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। तो इस शराब कांड के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी कई सवाल पूछ रहा है। खुलेआम शराब की कैसे हो रही बिक्री, सेवन, ये भी बड़ा सवाल है। शराब पीने और परोसने वाले कब पकड़े जाएंगे? और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि पुलिस कैंप के पास कैसे चल रहा था शराब का अड्डा। और उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मरीज की मौत हो गई। उसके बाद मृतक के परिजनों और डॉक्टरों में मारपीट के बाद ओपीडी सेवा ठप हो गई। इससे मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इलाज नहीं होने से सैकड़ों मरीजों को अस्पताल से मायूस लौटना पड़ा। इमरजेंसी सेवा बंद होने से मरीजों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। गंभीर हालत को देखते हुए मरीजों को निजी अस्पताल की ओर रुख करना पड़ा। हालांकि करीब 10 घंटे तक ठप रहने के बाद शाम 4 बजे से इमरजेंसी सेवा शुरू कर दी गई। वहीं ओपीडी सेवा गुरुवार सुबह से शुरू हो सकती है। यह जानकारी मिली है, मतलब कल आज लोग हड़ताल पे है डॉक्टर लोग। बहुत ऐसे मरीज मतलब असुविधा के लिए रोड पे बौड़ा रहे हैं। यहाँ पर के कुछ लोग बोल रहे हैं चल जाइए प्राइवेट में इलाज कराने के लिए। कहाँ से आए थे आप लोग? हम लोग सातपुरा वार्ड नंबर 33 से आए हैं। कैसे कैसे अभी तुरंत पर्ची कट रहा था ना, तो नहीं ना बंद करना चाहिए। तो कुछ वो बोला है, पापा को बोले कि साइड हो या हम पूछते हैं तो बताया कि ऐसा सब बोलेगा तो मार के सबको बेहोश कर देंगे बाहर। हमने तो उतना बोलना है तो आप बाहर में आके बेहोश बोलिए, तब पब्लिक आपको बताएगा जो कौन किसको बेहोश करेगा। कहाँ से आए आप? हम 12 जगह आता है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में कार्यालय में ये बैठक चल रही थी। बैठक में चुनाव में प्रचंड जीत पर चर्चा हुई। चुनावी अनुभव को लेकर भी चर्चा की गई। अगले 5 साल की रणनीति पर भी मंथन किया गया। तो पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक चल रही थी। बैठक में चुनाव में प्रचंड जीत पर चर्चा हुई। चुनावी अनुभव को लेकर भी चर्चा की गई। अगले 5 साल की रणनीति पर भी मंथन बनाया गया। श्री बीएल संतोष जी, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावरे जी जो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, माननीय विधायक के साथ जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद उनसे परिचय, सभी लोगों का परिचय हुआ और पूरे चुनाव के प्रक्रिया में उनके क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे, चुनाव में क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा, भविष्य के लिए हमें क्या सीख लेना चाहिए। जो हमारा बूथ पर कार्यकर्ता था, बूथ के कार्यकर्ता के कैसे परफॉर्मेंस रहे, जो हमारे प्रभारी बाहर से आए थे उनका किस तरह का वहां पर जो है मदद रहा, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा किया गया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, एनकाउंटर पर बोले हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जरूरत पड़े तो 3 नहीं 300 एनकाउंटर हो। बिहार में कानून मजबूती से काम कर रहा है, गृह मंत्री मजबूती से डील करेंगे और शिकंजा कसने पर बौखलाते हैं अपराधी। बक्सर में बीजेपी विधायक है आनंद मिश्रा। तो बड़ी खबर पटना से, एनकाउंटर पर बोले हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जरूरत है तो 3 नहीं 300 एनकाउंटर हो। वो इस तरह की घटनाओं में जब भी शिकंजा कसता है कानून का तो बौखलाहट आ जाती है। अब लोग कहते हैं ना कि इनकाउंटर क्यों हो रहा है,
इनकाउंटर कब होता है? जब तक पुलिस और अपराधी आपस में मिल के रहेंगे तो तुम भी खुश, हम भी खुश, आराम से रहो, कोई इनकाउंटर नहीं, कोई बौखलाहट नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पुलिस टाइट होती है, प्रशासन टाइट होता है, वो बौखलाहट में अटैक करना शुरू करते हैं, ऐसी चीजें करेंगे जिससे प्रशासन पर प्रेशर है और तब गोलियां चलती हैं। मुझे तो लगता है 3 नहीं 30-300 हो जाए अगर जरूरत है तो, लेकिन कानून अपनी मजबूती से और जिस मैंडेट को लेके लोगों ने भेजा है, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था और हमारे सम्राट जी जब इसके गृह मंत्री हैं तो बिलीव मी मजबूती से, बहुत मजबूती से इस चीज को डील करेंगे। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। अभिभाषण के दौरान खराब माइक मामले में स्पीकर प्रेम कुमार का सख्त रुख देखा गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भवन निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। 24 घंटे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब। कल शाम 3 बजे स्पीकर की बैठक होगी। तो बड़ी खबर, अभिभाषण के दौरान माइक खराब हो गया था। इस मामले में स्पीकर प्रेम कुमार का ये सख्त रुख, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भवन निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी है। 24 घंटे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई। कल शाम 3 बजे स्पीकर की बैठक भी होगी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस ने रामलीला मैदान में महारैली के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक। एसआईआर को लेकर रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को महारैली है। कांग्रेस ने 40 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। 5 दिसंबर को सभी पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई। सदाकत आश्रम में पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। सभी पर्यवेक्षकों को रैली के लिए लोग जुटाने का जिम्मा दिया गया है। और बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। भारत को प्राथमिक मेजबान देश चुने जाने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। उन्होंने देश विदेश से आने वाले सभी बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालुओं को धन्यवाद दिया। बोधगया में शुरू हुए विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष संदेश जारी किए। प्रधानमंत्री ने इसे विश्व बौद्ध समुदाय के लिए ऐतिहासिक मौका बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया दिनों में थाईलैंड दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां त्रिपिटक का मूल पाली भाषा में तैयार अध्ययनांतरण संस्करण हासिल करने का सौभाग्य मिला कि उनकी सरकार ने पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, ताकि भगवान बुद्ध की वाणी जिस भाषा में दर्ज है उसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों तक सुनिश्चित हो सके। और प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने परिवार के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद शहनवाज हुसैन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज सपरिवार मुलाकात कर उनका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनसे मुलाकात अत्यंत आत्मीय है और हृदय स्पर्शी है। रेणु हुसैन जी ने अपनी काव्य संग्रह भेंट की है। और पशुपालन में बिहार ने लंबी छलांग लगाई और बिहार राष्ट्रीय औसत से भी बिहार आगे निकल चुका है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से इसे लेकर आंकड़े जारी किए गए। विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े दिए हैं उसमें बिहार मांस, अंडा और दूध उत्पादन में काफी आगे है। इसके अलावा मछली पालन में भी बिहार ने काफी अच्छा काम किया है। अपर मुख्य सचिव से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में पशुपालन के तहत जो तरक्की है वो देखने को मिल रही है। अगर सरकारी आंकड़ों की हम माने तो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले जो राज्य का औसत है वो बेहतर है। मैम, जिस तरीके से जो आंकड़े आप दिखा रही हैं, क्या लगता है बिहार में पशुपालन का जो आंकड़ा है वो कितना बेहतर हुआ है? पशुपालन के क्षेत्र में चाहे वो दूध, अंडा, मांस और मछली का क्षेत्र भी अगर मिला लेते हैं उसमें बिहार में बहुत अच्छा प्रगति हुआ है 23, 24, 24, 25 में। और 23, 24 के मुकाबले 24, 25 में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल किया है हम लोगों ने। तो उससे संबंधित जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स भारत सरकार ने रिलीज किया है। तो ये भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया गया स्टैटिस्टिक्स है। उसके आलोक में मैं बता रही हूँ कि दूध अगर हम लेते हैं तो दूध में बिहार में बहुत अच्छा प्रगति हुआ है। ग्रोथ है 4.24%।
वही राष्ट्रीय औसत से ये ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत है 3.58%। क्या बिहार सिर्फ कृषि के लिए नहीं बल्कि पशुपालन, अंडा, दूध, इन चीजों के लिए भी अब जाना चाहेगा? या बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो प्रत्येक कृषि रोड मैप में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। और इस बार भी, इस साल का जो लास्ट ईयर का कंपैरिजन में इस साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ और एक सुखद अनुभूति है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस सेक्टर में। हर चीज में बिहार फिलहाल आगे नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना के ज्ञान भवन में शिक्षा विभाग की ओर से मेधा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें बिहार बोर्ड के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। मैट्रिक के 123 टॉपर्स और इंटर के कुल 28 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इसी साल पुरस्कार की राशि दोगुनी हुई थी। ऐसे में फर्स्ट टॉपर को 2 लाख रुपए, सेकंड टॉपर को 1.5 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए दिए गए। वहीं फोर्थ और फिफ्थ टॉपर को 30,000 रुपए दिए गए। इसके अलावा सभी को एक लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। राज्य के 10 जिलों के डीएम और डीईओ की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सुधार के साथ TRA-4 को लेकर भी जानकारी दी। प्रतिदिन बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से शिक्षा विभाग एक्सेलेंस ऑफ जो शिक्षा है, शिक्षा विभाग में किस तरीके से गुणवत्ता ले जाए और किस तरह से उन्हें स्किल में इतना आगे बढ़ाया जाए, खास करके हायर एजुकेशन में, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका प्लेसमेंट अच्छा हो सके। सर, बिहार में आज भी कहीं न कहीं स्कूलों में बच्चे तो हैं लेकिन टीचर की संख्या आज भी कम है। TRA-4 को लेकर सर क्या विचार है? TRA-4 शीघ्र होगा और शिक्षकों की अब कमी बहुत कम रह रही है, कब तक शीघ्र होगा। और दानापुर के बिहार रेजिमेंट सेंटर में अग्निपथ योजना के तहत चुने गए 630 अग्निवीर के छठे बैच को भव्य पासिंग आउट परेड की 31 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इन अग्निवीरों ने तिरंगे के सामने गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्र सेवा की शपथ ली। बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट ब्रिगेडियर राकेश कुमार बोरा ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश सेवा का संकल्प इन सैनिकों को हमेशा मातृभूमि के प्रति समर्पित रखेगा। सभी अग्निवीरों के माता पिता को सम्मान के रूप में गौरव पदक प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को विशेष सम्मान दिया गया। अपना निशान है जो कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे सामने खड़े प्रत्येक अग्निवीर में वह क्षमता, वह जज्बा और योग्यताएं हैं जिसकी हमारे देश और हमारी सेना को आवश्यकता है। हमें ऐसा भाई मिला, बहुत काफी अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व करते हैं हमारा भाई, बहुत गर्व करते। कहाँ से हैं? मानिक। मैं आरा से आया हूँ। कितनी गर्व की बात है कि अब वह देश की सेवा करने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? देश की सेवा करने देश की सेवा करने जा रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की कमियां दूर होने वाली हैं और नए साल में बहाली का बम्पर पिटारा खुलने वाला है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी देते हुए कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की लगभग 6000 वैकेंसी जनवरी में निकलने वाली, जिसको लेकर आयोग अधियाचना के इंतजार में है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की खास रिपोर्ट। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग जल्द ही बहाली को लेकर विज्ञापन निकालने वाला है, यानी बिहार में हजारों की संख्या में सहायक प्राध्यापकों की बहाली शुरू होने वाली है। सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी हैं। क्या लग रहा है सर, जो रिक्तियां मांगी गई थी आपके पास कब तक रिक्तियां पहुंचेंगी और बहाली प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? देखिए, शिक्षा विभाग सारे विश्वविद्यालय को पत्र लिख चुका है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के जितने भी वैकेंसी है, जितना जल्द से जल्द आप रोस्टर को क्लियर करा करके भेज दें। सारे यूनिवर्सिटी वैकेंसी में भेजने के तत्परता दिखा रहा है
रोस्टर क्लियरेंस का प्रॉब्लम है। सब लोग लग रहे हैं कि जितना जल्दी रोस्टर हो जाए, रोस्टर हो जाएगा तो राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार से जैसे मेरे यहाँ आएगा हम तुरंत वैकेंसी निकालेंगे। 2020 के बाद से जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 2020 के वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सके, उनके लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। सहायक प्राध्यापक तो हुआ भी और होगा भी, साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का भी इंस्टीट्यूट राजभवन से बन चुका है और उसकी भी वैकेंसी मांगी जा रही है और जैसे आएगा उसको भी हम लोग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पे करने जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल कायम हो रही है। भोजपुर जिले के कोइलवर में स्थित बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं समृद्ध विज्ञान संस्थान अब न सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए वरदान बन रहा है बल्कि सैकड़ों जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी है। आलीशान नया भवन, आधुनिक सुविधाएं, लावारिस मरीजों का मुफ्त इलाज और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब एक ही छत के नीचे। इसका पूरा श्रेय जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी विजन को। बिहार का इकलौता सरकारी मानसिक अस्पताल कभी पुराना जर्जर भवन, भीड़भाड़ और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन आज यही अस्पताल देश के सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालयों में शुमार हो रहा है। 321 बेड का ये भवन देखते ही बनता है। अभी 180 बेड पूरी तरह चालू हैं और बाकी जल्द ही शुरू होने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात, यहाँ इलाज सिर्फ बिहार के नहीं, देश के किसी भी कोने से आए मानसिक रोगी का मुफ्त इलाज होता है। अस्पताल में मेडिकल संबंधित कार्यों के अभाव, सभी तरह के कार्य, चाहे वो किचन संभालना हो, साफ सफाई का जिम्मा हो, मरीजों के वार्ड में हॉस्पिटलिटी संबंधित सभी कार्य जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। इससे जीविका दीदियों का सशक्तिकरण हो रहा है। ऑक्यूपेंसी रेट रहता है पूरे बिहार के जितने लावारिस मरीज हो, होमलेस है या प्रिजनर हो, जनरल पेशेंट को भी हम लोग एडमिट करते हैं। सारे कोर्ट से, पुलिस से, सब सारे जगह से हमारे यहाँ संस्थान में मरीज आते हैं। मरीजों को यहाँ पे मुफ्त में डॉक्टरी सलाह, जितने जांच होते हैं, मनोवैज्ञानिक जांच, ईजी, पैथोलॉजी, सारे जांच मुफ्त में होते हैं। सारी दवाइयाँ यहाँ पे इनको मुफ्त में मिलती हैं। जो मरीज़ भर्ती होते हैं उनको मुफ्त में खाना, कपड़ा, पहना, लत्ता, जांच, जितना रिक्रिएशन का सामान, सब चीज़ रहता है। मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल है। हम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में 2 जीविका के यूनिट चलते हैं। एक जीविका दीदी की रसोई चलती है जिसमें हमारी लगभग 20 से 25 जीविका की दीदियाँ कार्यरत हैं और वो लोग तीनों टाइम यहाँ पर जितने पेशेंट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, और एक कैंटीन भी अलग से चल रही है, उन सभी को ये लोग भोजन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस पूरे हॉस्पिटल की लॉन्ड्री और हाउस कीपिंग के लिए भी जीविका के द्वारा ही सारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 45 जीविका की दीदियाँ कार्यरत हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।